चलो हम लोग आज ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स में पहले रे ऑप्टिक्स को कवर करते हैं। रे ऑप्टिक्स में मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ, वो ये रहा है कि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं उसको बनी रहती है रे ऑप्टिक्स में। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स में हम लोग कंप्लीट थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के दोनों साथ में करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो किया था कि जितनी रिक्वायर्ड थियरी होती थी बीच में उसको अपने कंप्लीट कर लेते थे, बट अब क्या करेंगे कि कंप्लीट थियरी पहले करते हैं रिफ्लेक्शन की, उसके बाद क्वेश्चन, फिर रिफ्रैक्शन की, उसके बाद क्वेश्चन, जिससे कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ अगर है ऑप्टिक्स पहले कवर हो चुका है तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ऑप्टिक्स को अपने पढ़ने के लिए 2 से 3 तरीके से लोग जाते हैं। एक तो जो है सीधा सीधा तरीका होता है, फार्मूला लगा के सीधे सीधे स्टार्ट हो जाने वाला। तो फार्मूला लगा के सीधे सीधे स्टार्ट हो जाने वाला जो मेथड है उसमें हमेशा ही प्रॉब्लम आती है आगे चल के, न्यूमेरिकल्स में स्पेशली। डेरिवेशंस कर ले जाते हैं बट न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। दूसरा मेथड ये रहता है कि हम फार्मूला तो लगाएंगे बट उसके सपोर्ट में साथ में रे डायग्राम की एनालिसिस बराबर करके रखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि अपने को मैथमेटिकल एनालिसिस काफ़ी छोटी हो जाती है। तो हम लोग जो है सेकेंड वाली अप्रोच पे जाएंगे, रे डायग्राम को प्राइमरी और फार्मूले को सेकेंडरी लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू जो है रिफ्लेक्शन से करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोगों को सबको मालूम है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रे वापस से मीडियम में आ जाती है, उसको अपने नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद अगर पूरी तरह से पॉलिश सरफेस है तो 100% वापस आएगी। अगर अनपॉलिश्ड है बट मीडियम चेंज हो रहा है तो कुछ पार्ट वापस आता है, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में भी चला जाता है। जैसे ग्लास स्लैब लें तो इसमें क्या है, कुछ पार्ट वापस आएगा, कुछ पार्ट आगे चला जाएगा। जैसे हमने मिरर लिया, एक तरफ पूरी पॉलिश कर दी तो उसमें 100% पार्ट वापस आएगा। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग अपने लेते हैं द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम, ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के लिए चलिए अब हमने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ। आई आर मतलब हमने लिया हुआ है इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एन मतलब नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसके थ्रू अपने रे डायग्राम बनाते हैं।
रे इंसिडेंट होने के बाद क्लॉकवाइज जाएगी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगी कि दूसरे साइड में जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, किसने कितने एंगल पे जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें रूल्स के थ्रू अपने को पता चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन में भी हमारे पास सर्टेन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन की एनालिसिस करते हैं। तो एक बार मैं रूल्स की भी बात करता हूँ। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। इसमें पहला रूल ये होता है इंसिडेंट रे आर आर नॉर्मल एक प्लेन में होंगे, आई आर, आर आर और एन सेम प्लेन। और दूसरा रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम प्लेन मतलब यह है कि हम बोर्ड के प्लेन में काम कर रहे हैं, तो बोर्ड के प्लेन में ही आपका इंसिडेंट रे है, बोर्ड के प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड रे है, बोर्ड के प्लेन में ही नॉर्मल है। और दूसरा आपका जो मैथमेटिकल रूल है वो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमेशा आगे जितना भी पढ़ेंगे आई का मतलब हम लोग लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर लेंगे तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें जब हमें आई इक्वल टू आर गिवन है, आई इक्वल टू आर गिवन है, तो इस पे थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। जब i इक्वल टू आर गिवन है, इसका मतलब i को अपने डिक्रीज करेंगे तो r भी डिक्रीज होगा, एंड i को इंक्रीज करेंगे तो r भी इंक्रीज होगा। हर हाल में नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों सेम ही रहने हैं। अगर हम लोगों ने i इक्वल टू 0 लिया देन r इक्वल टू भी 0 आएगा। i इक्वल टू 0 कब होगा, यहाँ पे देखिए जब रे नॉर्मल के अलोंग आएगी, और इसी तरह से r इक्वल टू 0 कब होगा, जब नॉर्मल के अलोंग वापस जाएगी। मतलब ये बात रट सकते हैं, इस नॉर्मल के अलोंग रे हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं। याद रखना ये बहुत यूज होगी आगे। नॉर्मल के अलोंग रे अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं, नॉर्मल के अलोंग रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये हम जब तक रिफ्लेक्शन आगे तक पढ़ेंगे, वो आपका प्लेन सरफेस हो रिफ्लेक्टिंग या कर्व सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, सभी में ये चीज़ वैलिड रहेगी। और रे डायग्राम जब भी बनाएंगे हम, तो रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 रे होनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो एक रे हमेशा नॉर्मल के अलोंग डाल के चलेंगे। चलिए अब इसमें हम जो है एक दो चीज़ें, ये मैंने रिफ्लेक्शन समझा दिया, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब लंबा बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसके लिए। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ जो आगे रिफ्रैक्शन में भी यूज़ होगी, रिफ्रैक्शन में क्या आगे चल के जितना भी ऑप्टिक्स अपने पढ़ेंगे पूरी ऑप्टिक्स में यूज़ होगी, वो आपका रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। थोड़ा सा इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले रियल ऑब्जेक्ट,
देखिए, जैसा कि इसका नाम है, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जिससे लाइट रेज डाइवर्जिंग होंगी, जिससे लाइट रेज डाइवर्जिंग होंगी, फैलेंगी, वो हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे ट्यूबलाइट हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बल्ब हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सन हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे रे डाइवर्ज होके निकलते हैं, फैलती हुई निकलते हैं। हमारी टॉर्च क्या होती है घरों में जो यूज करते हैं, वो एक तरह से रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इसमें बस एक ही बात लिखनी है, डाइवर्जिंग रेज। और प्रैक्टिकली ऐसे समझना है कि रियल ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये अपने को दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, लाइट रेज आपके कन्वर्स होते हैं, इकट्ठी होते हैं। इसको भी चलो हम ओ से ही दिखाते हैं। इसमें लाइट रेज किसी भी पॉइंट पे कन्वर्स होते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपका कन्वर्जिंग रेज का होता है। ये आपका कन्वर्जिंग रेज का होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भले हमें दिखाई ना देता हो, लेकिन होता तो है ही। बहुत सी चीज़ें अपनी ऐसी होती हैं डेली लाइफ में जो होती हैं बट अपने को दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हम देखें, एक बल्ब हमने अपनी सीलिंग में छत के ऊपर लगाया हुआ है, नीचे बकेट में बाल्टी में पानी भर के रखते हैं फ्लोर के ऊपर, तो बकेट के अंदर आपको बल्ब दिखाई देगा, बकेट के अंदर से लाइट रेज आती हुई दिखाई देंगी। तो रियल जो ऊपर की तरफ देखते हैं बल्ब जो सीलिंग में लगा है वो तो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो बकेट के अंदर है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वहाँ लाइट इकट्ठे होते हैं और अपने को ऐसा दिखाई देता है। मान लो बहुत मून लाइट बहुत स्ट्रांग है और आप टहलने निकलते हैं, तो कहीं ढेर सारा पानी भरा हुआ है, तो पानी में देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मून ऊपर नहीं है, नीचे है, अंदर है। तो ऊपर वाला मून आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया, नीचे जो अंदर है उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अपने हाल फिलहाल में ये मान के चलेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ से रे डाइवर्स होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे रे कन्वर्स होते हैं वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब रियल इमेज। रियल इमेज मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, एक्चुअल एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, ये रियल इमेज की कहानी होती है। और रियल इमेज को आप जो है स्क्रीन पे ले सकते हैं। इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। तो रियल इमेज जहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज मिलेंगे वो अपने इमेज रियल मानेंगे, और ये इन्वर्टेड होगी और इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। मतलब ये है कि इसका अगर हम प्रोजेक्टर पे चलाएंगे तो स्क्रीन पे अच्छे से रियल इमेज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वर्चुअल इमेज पे भी आएंगे। तो रियल इमेज के लिए आगे अभी हम ढेर सारी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें रियल में रे इंटरसेक्ट होंगी। कई बार क्या होगा कि हम एक्सटेंडेड करके रेज को इंटरसेक्ट कराएंगे,
मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, ग्राफिकल एनालिसिस के लिए, और एक्चुअल में वहाँ से रे नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में अलग ऑब्जर्वेशन अपने होते हैं। तो ये आपकी रियल इमेज है। और अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब डाइवर्जिंग रेज। वर्चुअल मतलब इमेज बाय एक्सटेंडेड रेज। इमेज बाय एक्सटेंडेड रेज। ओके, जैसे हमने ये एक्सटेंडेड रेज ली, एक्चुअल में नहीं होते हैं, तो ये हमारे लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। और दूसरा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वर्चुअल इमेज में होता कुछ नहीं है, वहाँ पे अपने देखते हैं तो अपने को फील होता है कि रे उस पॉइंट से आ रहे हैं। तो इसीलिए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम बैक साइड में ले जाके रेज को मिलाते हैं जहाँ पे मिल सकते हैं। तो दैट पॉइंट डिनोट्स लोकेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये काम की चीज़ें हैं। रियल ऑब्जेक्ट मतलब डाइवर्जिंग रेज जिससे होनी चाहिए। एक चीज़ और, रियल ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है कि हमारी आई जो बनी हुई है, ऊपर वाले ने बना के दिया है, वो इस तरह से बनाया है कि ये डाइवर्जिंग रेज जब हमारी आइज के ऊपर पड़ते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कन्वर्जिंग रेज आइज के ऊपर पड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट तो हम लोग देख पाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या, दुनिया में कोई भी चीज़ अपने देखते हैं तो उससे जब डाइवर्ज होकर रेज हमारी आंखों के ऊपर पड़ते हैं तो वो दिखाई देता है। कन्वर्ज होते हुए रेज अगर हमारी आंखों पे पड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका जहां रेज कन्वर्ज होती है, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब जहां एक्सटेंडेड, रियल इमेज मतलब जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेज का। वर्चुअल इमेज मतलब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेज को एक्सटेंड करके मिलाते हैं, जहां पे एक्चुअल में रेज नहीं मिलते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज बोला जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। चलिए अब अपने इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। पहले अपने बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट।
एक चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर दूं, ये हमेशा वैलिड रहेगा। जितने भी ऑप्टिक्स में अपने फार्मूले पढ़ेंगे, जितने भी ऑप्टिक्स में अपने रिजल्ट पढ़ेंगे, वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू रियल ऑब्जेक्ट बनाए गए होते हैं। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रेज डाइवर्जिंग होंगी, मतलब जो हमारी आंखों से हमें दिखाई देगा। चलिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये हमने प्लेन मिरर लिया, ये प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक्स है, एक ऑब्जेक्ट लिया। अब एक नॉर्मल के अलोंग रे ली, नॉर्मल के अलोंग रे जो किसी भी सरफेस पे पड़ेगी, वो नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी। ये पहला हो गया। अब दूसरी हमने किसी एंगल पे रे ली, रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो रे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। अब कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देखेगा तो उसको ये रे और ये रे कहाँ से आती दिखाई देंगी, वही लोकेशन बोली जाएगी इमेज की। आप देखेंगे जहाँ पे, यहाँ पे खड़े होके देखिएगा, जहाँ से ये दोनों रे आते हुए दिखाई देंगे, वहीं पे इमेज अपने को दिखाई देगा। तो इमेज आपको दिखाई देगा बैक साइड में, जहाँ पे ये एक्सटेंड करने पे मिलेंगे। और ये डिस्टेंस x ये है, तो ये डिस्टेंस भी x ही होती है। अब इसमें एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि क्या हम इमेज को कहीं पे भी खड़े होके देख सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो है, जब तक रिफ्लेक्टेड रे, जब तक रिफ्लेक्टेड रे आपकी आई के अंदर जाएगी तब तक इमेज दिखाई देगी। जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी आई के अंदर नहीं जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के रीजन से आप बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो रिफ्लेक्टेड रे मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर हम नीचे इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट लिया तो इससे मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा सकते हैं, इसी तरह से नीचे वाले से मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे इधर जा सकते हैं। तो इतने एरिया में कहीं पे भी आई रखेंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी, और इस एरिया से बाहर जाएंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। इसको अपने फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आई भी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने प्लेन मिरर रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी इमेज को हम जहाँ चाहे मर्जी से देख लें, ऐसा नहीं होता है। हमें प्लेन मिरर के साइज के हिसाब से मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, उनके बीच में ही आई को अपने को रखना है। चलिए, तो इस केस में हम ये जो मिरर का पॉइंट है, नॉर्मल से जहाँ नॉर्मल हमने लिया है उसको पी ले लेते हैं। तो ये तो इसमें डेफिनेट है, पी ओ इक्वल टू पी आई ही होगा, पी ओ इक्वल टू पी आई ही होगा। और इस तरीके से एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, हम यहाँ से देख रहे हैं तो बैक साइड में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया तब जाके रेज मिल रही। तो इमेज आई आपकी कैसी है, आई इमेज कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सीख लिया। इसी तरह से एक्सटेंडेड या लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया ए बी।
अब इसमें एक रे नॉर्मली टॉप वाली पोजीशन से वो नॉर्मल के लॉन्ग, एक हमने ली बॉटम वाली पोजीशन, फिर वापस आ गए, और एक हमने किसी एंगल पे ली, उसी एंगल पे फिर वापस जाएगी नॉर्मल के साथ। इसी तरह से हमने बॉटम वाले, इन सभी रेज को अपने मिलाएंगे बैक साइड में जाके, अपने फील्ड ऑफ व्यू में इसको देखेंगे, तो बैक साइड में जाके मिलाएंगे तो फिर ये यहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे जाके ऐसे इमेज बनेगी। ये इमेज आपकी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, और उतनी ही हाइट की बनेगी जितनी डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है। अब ये इमेज आपकी कैसी है, इसमें वर्चुअल है, इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग और चीज़ें समझते हैं, और चीज़ें इसमें समझने वाली क्या हैं वो ऐसे देखिए। इसमें हमने दो पॉइंट, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बांध सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे देखा हुआ है। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक टॉप वाला पोजीशन ले लिया, एक बॉटम वाला, टॉप और बॉटम के बीच में ढेर सारे पॉइंट आएंगे, तो उनकी भी इमेज बनाएंगे। तो जो इमेज हमने टॉप और बॉटम वाले पॉइंट की बनाई है, तो टॉप और बॉटम वाले पॉइंट के बीच में उन पॉइंट्स की इमेज आ जाएगी। तो बाकी पॉइंट्स की इमेज यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ओवरऑल अपने क्या सीखे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, वो चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब लंबा ऑब्जेक्ट हो, सबकी इमेज सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के बराबर डिस्टेंस पे ही बैक साइड में बनते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इसके बिल्कुल पास लाते जाएं मिरर, जैसे मिरर के ऊपर ही रख दिया, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, जस्ट बिहाइंड द मिरर। हमने यहाँ से उठा के ला के मिरर के ऊपर रख दिया, तो ये इमेज भी जस्ट बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। चलिए अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ना तो ट्रांसवर्स पोजीशन में, ना लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ना लेंथ के अलॉन्ग रखा है, ना हाइट के अलॉन्ग रखा है, किसी थीटा एंगल पे रखा है, तो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वाला जो पॉइंट है, सपोज करो उसकी डिस्टेंस स्मॉल है, और जो बी वाला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस स्मॉल भी है, तो ए वाले की जो इमेज बनेगी ए डैश, वो स्मॉल ए डिस्टेंस पे बन जाएगी, और बी वाले की जो इमेज बनेगी बी डैश, वो बनेगी बी डिस्टेंस, वो बनेगी बी डिस्टेंस। तो इस तरीके से, मतलब अगर हमें प्लेन मिरर के ना तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल दिया, ना पैरेलल दिया, मतलब इंक्लाइन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको ढेर सारे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, और हर पार्ट की उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी जितनी डिस्टेंस पे वो पार्ट मिरर के साथ है। तो इस तरीके से जो पार्ट आपका नियर है उसकी नियर, जो दूर है उसकी इमेज दूर बन जाएगी। चलिए अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ इमेज
motion of image with object and mirror, with object and mirror, motion of image with ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ओके, चलिए, तो इसमें कई केस होते हैं, वो अपने 1 बाय 1 समझते हैं। हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे, तो इमेज भी उसी डिस्टेंस पे बनेगा, ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़ा था। और इसको हम पी मान लेते हैं। जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अब देखिए, अगर ये इधर आ रहा है बी ओ स्पीड से, तो इमेज भी इधर आएगी, मान लेते हैं बी आई स्पीड से। तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल रहेगी हर टाइम, इसलिए दोनों की स्पीड की वैल्यू भी सेम रहेगी। मैंने स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी तो सेम नहीं कर सकते, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में और ये माइनस एक्स में डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं, 2 से 3 केस समझ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अक्सर जेई में। तो अब बात करते हैं हम, ओ ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है और मिरर ऊपर की ओर जा रहा है यू स्पीड से, और इमेज सामने है। तो अगर मिरर हम ऊपर की ओर मूव कराएंगे तो मिरर के मूवमेंट का ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब इमेज भी। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये रेस्ट में है तो ये भी किस में होगा, रेस्ट में। हमने ऑब्जेक्ट रेस्ट में ले लिया, तो 100% हमारे लिए इमेज भी किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। चलिए, अब इसमें और आगे की बात करते हैं। और आगे की बात हम ये करते हैं कि इसमें हम लोग मान लो ऑब्जेक्ट को हमने इधर स्पीड दी पैरेलल टू मिरर, तो इमेज भी पैरेलल टू मिरर मूव करेगी गारंटी के साथ। अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है तो ये भी ऊपर 10 की स्पीड से जाएगा, तो बी आई इक्वल टू क्या आएगा, बी ओ। मतलब जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से इमेज भी ऊपर जाएगी। अब अपने इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ये आपका बी ओ स्पीड से इधर आ रहा है और मिरर यू स्पीड से ऑब्जेक्ट की साइड में जा रहा है, तो इमेज में कितनी स्पीड आएगी, ये थोड़ा सा अच्छा समझने वाली बात होती है। जितना मिरर मूव करता है, इमेज और मिरर के बीच में उसका डबल डिस्टेंस चेंज होता है, वो आप डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। तो जिस स्पीड से मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट जाएगा, उस स्पीड का इमेज के अंदर डबल चेंज आता है। तो बी आई इक्वल टू यहाँ पे बेसिकली फिर क्या आएगा, बी आई इक्वल टू आएगा बी ओ प्लस टू यू। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है टुवर्ड्स द मिरर वो डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और जो मिरर की इमेज है वो डबल में ट्रांसफर होगी। तो टोटल स्पीड क्या होगी, बी नॉट प्लस टू यू, ये इमेज की स्पीड आ जाएगी। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को इधर थीटा एंगल से मूव कराया, तब इमेज के बारे में क्या होगा वो भी अपने को देखना पड़ेगा। और साथ में हमने मिरर को भी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट यू स्पीड से मूव कराया, तो हम देखेंगे इमेज परपेंडिकुलर टू, स्पीड ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर
एंड स्पीड ऑफ द इमेज पैरेलल टू द मिरर। पैरेलल टू द मिरर वही होगी जो कि ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है, वही होगी जो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड का कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है। मतलब बी आई पैरेलल ये आ जाएगा बी नॉट साइन थीटा, और बी आई परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, इधर आप देखेंगे कंपोनेंट क्या आएगा ऑब्जेक्ट की स्पीड का, बी नॉट कॉस थीटा प्लस मिरर की इमेज का डबल चेंज टू यू। तो ये आपका जो है इस तरीके से इमेज की स्पीड मिलेगी, और ये रिजल्टेंट स्पीड अपने लिख देते हैं, और ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया है, और यहाँ पे अल्फा, ये एंगल भी बदल जाएगा। ये एंगल अगर निकालना पड़ जाए तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा आपका बी आई परपेंडिकुलर अपॉन बी आई पैरेलल। तो ये केसेस हैं डिफरेंट केसेस जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे, आपको आंसर्स इमेज की स्पीड के मिलते जाएंगे। तो एग्जाम में फिर आपको बहुत दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सीधे आप रिजल्ट रखेंगे और आंसर्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने में एक ही बात की प्रॉब्लम है, वो जब मिरर का मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज की डिस्टेंस के लिए डबल चेंज आता है, मतलब इमेज की स्पीड में डबल चेंज आएगा। वो आप दिमाग लगा के याद रखिएगा। चलो हमने प्लेन मिरर की लगभग ऑप्टिक्स अपने आप में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें या रे ऑप्टिक्स की बात करें, काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, तो इसलिए मेन चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ। एक एक छोटी से छोटी बात सिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा। तो अब अपने सीधे आते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स। चलिए, कर्व्ड मिरर में हम दो टाइप के मिरर की बात करेंगे। एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा हो गया कॉनकेव मिरर। एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर और एक हो गया कॉनकेव मिरर। मिरर भी बेसिकली क्या है, एक ग्लास स्फीयर से, कांच के गोले से काट के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया ऐसे और फिर उसमें पॉलिश कर देते हैं, तो वो अपना मिरर बोला जाता है। जैसे मान लो ये है, ये सिलिंड्रिकल है, इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसे आपने कट कर दिया, एक साइड आपने पॉलिश कर दी, तो उसको अपने मिरर बोलते हैं। जो स्फेरिकल मिरर्स अपने पढ़ेंगे वो स्फीयर से ही काट के बनाए जाते हैं। इसीलिए जब मिरर से काट के बनाए जाते हैं तो जो मिरर का सेंटर होता है वही स्फीयर का सेंटर होता है, जिससे काट के अपने ने निकाला होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की होती है वही स्फीयर की होती है, मतलब स्फीयर का सेंटर मिरर का सेंटर, स्फीयर की रेडियस मिरर की रेडियस।
ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपकी डायरेक्टली स्फीयर से रिलेटेड रहती हैं। तो कर्व मिरर मतलब हमारे लिए यहाँ पर स्फेरिकल मिरर से रहता है, जिसमें स्फीयर के ऊपर ग्लास स्फीयर में से थोड़ा सा पार्ट काट के पॉलिश करके बनाया जाता है। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमने देखिए, ये वाली कंडीशन आपकी कॉन्वेक्स मिरर की और ये कॉनकेव मिरर की, हमने जो कट किया है स्फीयर का पार्ट वो एक ही से किया है, बट एक में पॉलिश हमने ये अंदर की साइड में की और एक में आउटर साइड में। जिसमें अंदर की साइड में पॉलिश होती है, कर्व साइड में आपकी पॉलिश होती है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरे साइड में जो होती है पॉलिश वो आपका कॉनकेव मिरर हो जाता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं, वो एक बार खाली जस्ट मैं बता देता हूँ। पी मतलब यहाँ पे अपने पोल लेते हैं, पोल पी, ये सबसे अच्छी समझने वाली बात है। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से होता है। बड़े ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से होता है। तो जो मिरर का सेंटर ऑफ मास है उसी को अपने पोल नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मास ऑफ मिरर। ठीक है। और सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका उसी स्फीयर का सेंटर होगा जिससे काट के बनाया गया है। आप स्फीयर को पूरा लें, आधा लें, 1/4 लें या थोड़ा सा लें, लिटिल पार्ट लें, सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होता है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात भी वही लागू होती है जैसे अपने ने पिछले पढ़ा। ये बात क्या है कि हम पूरा स्फीयर लें, आधा स्फीयर लें, 1/4 लें या और लिटिल पार्ट लें, हर पार्ट की रेडियस सेम रहती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर जिससे काट के अपने ने बनाया है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? आपका पोल और सी को मिलाने वाली लाइन, लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए इसमें चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पोल क्या है फिर से मैं बताऊं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मिरर। हम बड़े ऑब्जेक्ट में हमेशा डिस्टेंस मेजरमेंट सेंटर ऑफ मास से करते हैं। तो इट मीन्स जितनी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा कर्व्ड मिरर, स्पेशली हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, वो कहाँ से होगा? पोल से। जितना भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो कहाँ से होगा? पोल से होगा। ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीजें उस स्फीयर की हैं जिस स्फीयर से इनको काट के बनाया गया है। और इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखने के बाद अपने को सारी एनालिसिस करनी है। तो इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट दैट इज पोल। और दूसरा क्या हुआ? लाइन ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो बातों के अराउंड अपने को इमेज फॉर्मेशन घूमेगा, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस।
इसमें एक चीज हमने और बीच में बनाई, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में मैंने एफ दिखाया है। तो एफ को अपने बोलते हैं फोकस। फोकस का मीनिंग हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में इस तरीके से लेना है। पैरेलल रे, एक स्पेशल पॉइंट डिफाइन किया जाता है रे डायग्राम को एनालाइज करने के लिए या इमेज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। वो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलते हैं या जहां से निकलती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट को अपने नाम देते हैं फोकस। चलिए अब फोकस की बात करते हैं। फोकस, चलिए पहले कॉनकेव मिरर में बात करते हैं। मैंने क्या बताया, थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को आसान करने के लिए एज ए स्टैंडर्ड रेज जो है नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलते हैं। तो एक पॉइंट हमारे लिए मिल जाता है जहां से रे पास होते हैं, उस पॉइंट को अपने नाम देते हैं फोकस। तो काफ़ी क्लोज रेज हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो जहां से रिफ्लेक्शन के बाद पास होंगे वो पॉइंट हमें बोला जाएगा कॉनकेव मिरर में फोकस। फिर से बात समझिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को थोड़ा आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं। तो नियर टू और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज कॉनकेव मिरर के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होते हैं उस पॉइंट को अपने नाम देते हैं फोकस। तो एफ हमारा इसमें हो गया है फोकस। अब ऐसे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए, अपने को काम वही करना है जो ऑप्टिक्स में चीज़ें एक बार डिफाइन हो जाएंगी यहाँ पे, वही पूरी ऑप्टिक्स में लगेंगी जब तक आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म नहीं कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने पैरेलल रेज और नज़दीक लें प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहाँ से दिखाई देंगी आते हुए, वही पॉइंट इसमें क्या बोला जाएगा, फोकस। इसमें आपको दिखाई देती हैं और यहाँ पे एक्चुअल में मीट करते हैं। और हम अगर अच्छे से ध्यान दें तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को अपने नाम देते हैं फोकल लेंथ। तो जो पी एफ है इक्वल टू, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब जो है इसमें बात आती है आगे के लिए इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, किन रूल्स और रेगुलेशन से करना है और फॉर्म करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उन पे आते हैं। इमेज फॉर्मेशन मैंने शुरू में ही बोला था कि बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है इसमें। अगर इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझा हुआ हो तो हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और एक्यूरेसी ऑप्टिक्स में बढ़ जाती है। जितना हम रे डायग्राम से हट के मैथमेटिकली जाएंगे उतना ही हमारी प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ती हैं। चलिए तो पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन।
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनको मैं समझाता जाता हूँ रे डायग्राम से। पहला रूल अपने यही ले लेते हैं कि पैरेलल एक्सिस के जो नियर होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नियर होती है और पैरेलल रे होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से पास होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से पास होती है या आती हुई दिखाई देती है। चलो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का साथ में अपने पढ़ लेते हैं। ये हमने लिया पोल और ये लिया फोकस। एक रे हमने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी। और यही बात अपने करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, वो आपको फोकस से आती हुई दिखाई देगी। वो आपको फोकस से आती हुई दिखाई देगी। चलिए, अब दूसरा हम बात करते हैं इसमें, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो हमेशा ही अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो हमेशा ही अपने पाथ को रिट्रेस करती है। उसका कारण क्या है, हमने पढ़ा हुआ है जब नॉर्मल के अलॉन्ग रे आती है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जो पास होगी या सेंटर से जो भी लाइन पास होती है, वो हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होती है। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो मिरर के लिए नॉर्मल का काम करती है, तो इसीलिए अपने पाथ पे वापस चली जाती है। देखो, ये पोल, ये फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी लाइन आपकी मिरर के हमेशा ही नॉर्मल होती है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। चलो, तो ये आपका, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। उसका कारण भी समझ में आना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। चलिए, इसमें और एक दो बात समझ लेते हैं। हमें इमेज बनाने के लिए बहुत ढेर सारी रेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 2 रेज चाहिए। जहाँ पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो अपने इमेज को लोकेट कर सकते हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट, अगर ये दोनों से काम ना चले तो अपने ये भी कर सकते हैं, पोल पे रे जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम इसमें लगा सकते हैं। पोल पे रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट, ये आई लिया, ये आर लिया, और फिर आई इक्वल टू क्या कर देंगे हम, आर। आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आर। चलिए, अब इसमें फोर्थ ये भी दिखा सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट आती है तब, जो रे आपकी फोकस से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी।
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है, और जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से अपने जो है सारे इमेज फॉर्मेशन के केस पढ़ लिए। हमने 4 केस जो हैं एज ए रूल समझे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी 2 रूल लगा के आप इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फाइंड कर सकते हैं। वो फाइंड कर लिया तो इमेज अपने को पता चल जाएगी। मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं। पहले पैरेलल रे को कहाँ से पास कराना है? फोकस से। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे को अपने पाथ से रिट्रेस कराना है। उसके बाद पोल से हम रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। उसके बाद फोकस से आने वाली रे को हम पैरेलल कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए अब अपने इमेज फॉर्मेशन के केस देखते हैं। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। तो पहले इमेज बाय कॉनकेव मिरर, इमेज बाय कॉनकेव मिरर। पोल से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस कर सकते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें ढेर सारे इमेज के केसेस मिलते हैं। वो देखते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। चलिए, ये हमने पोल लिया, ये फोकस लिया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, और रेज तो सारे डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और सारे डायरेक्शन की रेज से अपनी इमेज बनाएंगे, बननी वहीं पे है। बट जो अपना ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन वैलिड होता है वो पैरेलल रेज से शुरू होता है, और पैरेलल रेज से जो नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज होती हैं उन्हीं में लगता है। तो हम ऐसी ही रेज की बात करेंगे। ये पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आई, और पैरेलल रेज अभी हमने पढ़ा है कहाँ से पास होती हैं? फोकस। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे। इमेज आपकी जो बनी है आई, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी तो रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और इसको फर्दर हम स्क्रीन पे भी ले सकते हैं, और काफ़ी स्मॉल है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और लोकेशन क्या है इसकी? फोकस। हाईली डिमिनिश्ड एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड एट एफ। अब ये हमें पहला केस मिल गया जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे लिया हुआ है? इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के धीरे धीरे पोल तक लाना है। तो जो हमारी जनरल पोजीशंस बनेंगी उन पोजीशंस पे 1 बाय 1 इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी एंड सी के बीच, इन्फिनिटी एंड सी इसके बीच में। तो इस केस में क्या होगा?
ये हमने फोकस लिया, ये सी लिया, और ये हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी। तो इसमें पैरेलल ले लेंगे, पहले अपने पैरेलल ले लेंगे, फोकस से पास करा देने, ठीक है। और दूसरी रे आप चाहें तो फोकस से ले लो, जैसी आपकी इच्छा। और फोकस से पास होने वाली रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन किया है देखो, ये लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द इमेज। डायग्राम से भी थोड़ा दिख रहा है कि इमेज छोटी है, बट एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो इसलिए इमेज छोटी है बट रियल है। तो आई की बात करेंगे इस केस में, आई आपका कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज, ओ सॉरी, रियल है, इन्वर्टेड है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कॉमा, बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ है। तो इमेज अभी भी आप इन्फिनिटी से सी की तरफ ला रहे हैं किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज रियल है, रियल है मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, बिटवीन सी एंड एफ है। चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड वाले केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो इस केस में क्या है, ये हमने पोल लिया, ये फोकस लिया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट हमने ए बी प्लेस किया। तो एक रे पैरेलल लेंगे, पैरेलल वाली रे फोकस से पास करा देंगे, दूसरी फोकस से ही ले लो, फोकस वाली पैरेलल कर दो। तो इस केस में फिर फाइनली जो इमेज बनेगी वो यहीं पे बनेगी, ए डैश बी डैश, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और एक्चुअल इंटरसेक्शन है, इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड, कॉमा, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बनी है, खुद आप देख सकते हो, एट सी बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। अब इसमें नेक्स्ट केस अपने देखते हैं, नेक्स्ट केस हमारा हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट ये हमने लिया ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, इसमें एक रे पैरेलल ली, वो फोकस से पास करा दी, दूसरी रे फोकस से लो, और उसको जो है, एक मिनट थोड़ा सा रे को ठीक तरीके से बनाते हैं, एक रे फोकस लो और ये पैरेलल हो जाएगी, तो आपका पैरेलल होने के बाद ये इस तरीके से इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश और सी यहाँ कहीं पे अपने को लेना है। तो ये जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बनेगी, और दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है,
एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो इस इमेज में क्या है, प्रॉपर्टीज रियल है, इन्वर्टेड भी है, कॉमा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमने अभी पढ़ लिए। तो इसके बाद अब जो है और ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले जाएंगे, तो फोकस, और इसके बाद फोकस और पोल और फिर पोल। ये भी चलो वन बाय वन अपने देखते हैं। चलिए नेक्स्ट केस, फिफ्थ वाला। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो ये सी लिया और ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के ऊपर ही रख दिया, फोकस के ऊपर ही रख दिया। तो फिर से जो आपकी इच्छा है, एक रे पैरेलल लो, पैरेलल ले फोकस से पास करा दो, और एक रे यहाँ पे पोल पे रिफ्लेक्ट करा दो। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल रेज आपकी कभी मीट नहीं करती हैं, ग्राफिकली मैथमेटिकली अपने ने यही पढ़ा होता है, पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती हैं। बट अपना ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन हर केस में वैलिड है, इसी केस में वैलिड नहीं होता है। बट ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन से भी इम्पॉर्टेंट इसमें होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब ये है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। तो 100% इसका उल्टा कर दें, ऑब्जेक्ट फोकस पे कर दें, तो इमेज कहाँ पे जाएगी आपकी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे किया तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे ही जाएगी। तो आई आपका एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलास्ट, और ये हो जाएगा हाईली इनलास्ट, एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलास्ट। चलिए अब नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में अपने रखेंगे तब क्या होगा, देखिए ये हमने लिया हुआ है ये हमने लिया ए बी ऑब्जेक्ट, और इस ए बी ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल ले लेंगे, पैरेलल ले कहाँ से पास करा देंगे, फोकस। दूसरी रे का हम पोल से रिफ्लेक्शन कराते हैं, और यहाँ पे अपने आई रखेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपको बैक साइड से आते हुए दिखाई देंगी रेज। तो जहाँ से आपको रेज आती हुई दिखाई देंगी
वही लोकेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, इमेज की पोजीशन। तो इस केस में एक्चुअल इंटरसेक्शन तो है नहीं, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है तो इमेज आपकी वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, कॉमा बिहाइंड द मिरर, और साथ में लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साथ में है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि वर्चुअल इमेज कई बार कंपैरिजन आ जाता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, तो जो कॉनकेव की वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा ही बड़ी बनती है। चलिए इसमें एक 7th केस और बनता है, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट is at pole, when point object is at pole, when point object is at pole। देखिए अगर हमें इस पॉइंट को समझना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर को छोटे छोटे, कर्व्ड मिरर को मतलब कॉनकेव मिरर को छोटे छोटे प्लेन मिरर में डिवाइड करके मान लेंगे। ऐसे कोई भी कर्व पार्ट छोटे छोटे स्ट्रेट पार्ट से ही मिलकर बना हुआ होता है, तो कॉनकेव मिरर को भी अपने छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर मान लेंगे। ऐसा करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इमेज भी जस्ट बिहाइंड इट ऐसे बन जाएगी। तो इस केस में आपकी इमेज कैसी होगी, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर कॉमा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अपने कॉनकेव मिरर के थ्रू भी हम सेम साइज की इमेज बना सकते हैं। तो जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केस थे मैंने कॉनकेव मिरर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वो सारे के सारे मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय।